हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश बजट 2023 और 24 को कंप्लीट तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस पूरे लेक्चर में, बजटरी लेक्चर में, हम इस पूरे बजट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको जैसा कि बताता हूं, क्योंकि अगर हम लोग बजट डिस्कस करेंगे तो इसके टर्म्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यानी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना आपको जरूरी है कि कुछ टर्म्स आप देखोगे यहां पर या आप बोलोगे कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कैसे हो, तो ना सिर्फ हम लोग एक स्टेटमेंट बेस्ड सारी चीजें करेंगे बल्कि उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी यहां पर समझेंगे। बात करते हैं, ये पूरा जो बजट सेशन है ये आपको मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम, जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी में प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा एमपी पटवारी में भी इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर में, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो कौन से क्वेश्चन एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूं एमपीएसआई, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, हो सकता है इसका भी एग्जाम इसी साल हो। तो आपको इन डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को देखने के बाद कुछ चीजें नोट डाउन करें या फिर एटलीस्ट पीडीएफ को 2 से 4 बार आप देख लें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार में ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है उसमें लिखा हुआ है जनता सहभागिता से जनता का बजट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो बजट पेश किया है, किसने पेश किया है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले। तो हमने देखा कि 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 2000 मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बजट 2023-24 का मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया। सिंपल सी बात है, आपको एक ही स्लाइड में आपको कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं। पहली चीज क्या कि मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो जगदीश देवड़ा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल स्टैटिक प्रश्न है। इसके अलावा मध्य प्रदेश 2023-24 का जो बजट है ये किस तारीख को पेश किया गया विधानसभा में, तो ये इसकी डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 1 मार्च 2023 को ये पेश किया गया। इसके अलावा आप और क्या ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा बजट है ये जनता की सहभागिता से मिलकर तैयार किया गया है। यानी ये जो पूरा बजट है ना, ये तैयार किया गया है जनता की सहभागिता से, इस वजह से इसे जनता का बजट कहा गया है। अब ये जनता की सहभागिता कैसे हुई, तो यानी कि इस बजट में जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें से कुछ प्रोविजन आप में से ही कुछ लोग, यानी कि मध्य प्रदेश की ही जनता ने कुछ सुझाव के रूप में दिए हैं। और वो सुझाव कैसे दिए हैं, तो चाहे वो ईमेल के माध्यम से, इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से, या फिर फोन नंबर में कॉल करके, या फिर डाक के माध्यम से ही आप जनता ही ने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये काम होना चाहिए या इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ही जबरदस्त रहा है। इस वजह से इस पूरे बजट को जनता का बजट कहा गया है। सिंपल सी बात। ना सिर्फ इस बार के बल्कि प्रीवियस ईयर 2022-23 के बजट को भी जनता का बजट कहा गया था। अब मैं आपको बता दूं, बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं बजट होता क्या है। बजट में एक फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में क्या क्या चीजें सरकार करने वाली है, किन सेक्टर्स में कितना पैसा, कितना फंड एलोकेशन किया जाने वाला है, किस सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है, या फिर पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह की चीजें चल रही हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस बजट में पेश की जाती है। इस बजट में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का, यानी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है।
तो इस फाइनेंशियल ईयर में किन किन सेक्टर्स में अच्छा काम किया जाएगा या फिर किन किन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें इस पूरे बजट टर्म में डिस्कस की जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैसा, जैसे कि अगर आप घर में हो तो आपके मम्मी पापा एक पूरे महीने का बजट तैयार करते हैं, एक पूरे मंथ का एक बजट तैयार करते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीजें होती हैं, तो एक हम लोग बजट तैयार करते हैं और हम लोग ये तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर यानी किराने पर कितना खर्च किया जाएगा, है ना, रेंट कितना दिया जाएगा, इसके अलावा गाड़ी में कितना खर्च होगा, है ना, तो ये सारी चीजें, हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा, तो ये सारा एलोकेशन यानी कि फंड एलोकेशन या सारी जानकारी हम लोग इस पूरे लेखा जोखा, इसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं। वैसा ही है सरकार का, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से चीजें होने वाली हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस पूरे बजट में दी जाती है। तो सिंपल सी बात, आपको पता चल गया, बजट है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप घर में करते हो वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश सरकार करती है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। आप देख सकते हो कि जब हमने कहा जनता का बजट, तो जनता का पार्टिसिपेशन कितना रहा है, तो 4302 लोगों ने एक्टिवली रूप से किसी न किसी माध्यम से अपना सुझाव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। इस वजह से इसे जनता का बजट कहा गया है, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग कि अब इस बजट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात, इसे पीपल्स बजट कहा गया, यानी इस पूरे बजट को पीपल्स बजट यानी जनता का बजट कहा गया। क्यों कहा गया? टू प्रिपेयर द एमपी बजट 2022 एंड 23 एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंक्लूड सजेशंस ऑफ पब्लिक, हेंस इट हैज बीन हेल्ड एज पब्लिक या पीपल्स बजट, ठीक है। तो ये वाली बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, क्योंकि जनता के सुझावों को लिया गया है, इस वजह से, यानी उनके सजेशंस को लिया गया है, इस बजट में इंक्लूड किया गया है, इस वजह से इसे पीपल बजट कहा गया। और ये सारी चीजें क्यों है इस पूरी स्लाइड में, उसका पर्टिकुलर मेन रीजन है क्योंकि ये एमपीपीएससी मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर, इस वजह से हम लोगों ने इसे इंक्लूड किया है। चलिए बात करते हैं आत्मनिर्भर, इस पूरे बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट या सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश बजट कहा गया है। इसका मतलब क्या है? तो कीपिंग द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, various schemes have been added in this budget to be completed in mission mode। इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट क्यों कहा गया है? इसका सिंपल सा रीजन है, या फिर सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश बजट इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार यानी मध्य प्रदेश में मिशन मोड का मतलब क्या? मिशन मोड का मतलब है कि एक निश्चित समय सीमा में वेरियस स्कीम्स को परफॉर्म कराया जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वेरियस स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन कराया जाएगा। इस वजह से इसे सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट कहा गया है। इसके अलावा ये पूरा बजट डेडिकेट करता है यूथ, वुमेन, डॉटर्स और ट्राइबल्स के लिए। ये पूरा बजट यूथ, वुमेन, डॉटर्स और ट्राइबल्स के लिए बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, यानी कि इसमें युवाओं के बारे में या फिर वुमेन्स, महिलाओं के बारे में, या फिर डॉटर्स या ट्राइबल यानी जनजातियों के लिए बहुत सारी योजनाएं इंक्लूड की गई हैं। इस वजह से ये पूरी तरह डेडिकेटेड है किसके लिए? यूथ, वुमेन, डॉटर्स एंड ट्राइबल्स। इसके अलावा इस पूरे बजट को ई बजट या पेपरलेस बजट भी कहा गया है। ई बजट या पेपरलेस बजट, ये पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है कि ई बजट या पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है? यानी कि यहां पर किसी भी तरह के पेपर, इस बजट को पेश करते समय किसी भी तरह के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टैबलेट के माध्यम से पूरे बजट को पेश किया गया। इस वजह से इसे ई बजट कहा गया। इसके अलावा ये पहली बार फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश, ये पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है कि ई बजट पेश हुआ है विधानसभा में। इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला फैक्ट क्या है? कोई भी नया टैक्स इंक्लूड नहीं हुआ है 2023-24 के बजट में। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज है बजट ऑफ द ईयर 2023 एंड 24 हैज नाउ बीन सीन थ्रू अ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरी ऐप एंड विल आल्सो बी अवेलेबल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि इस पूरे बजट को आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे बजट को ग्रीन बजट भी कहा गया है। और ग्रीन बजट क्यों कहा गया है? पहली बार क्योंकि
ग्रीन बजट के माध्यम से 15 साल से पुराने गवर्नमेंट व्हीकल्स को स्क्रैप आउट किया जाएगा, यानी कि 15 साल से पुराने जितने भी वाहन चल रहे हैं आज के समय पर उन सभी की स्क्रैपिंग की जाएगी, यानी कह सकते हैं कि उन सभी का लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। वैसे भी नहीं होगा उनका रजिस्ट्रेशन, और अगर है भी तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उनको पूरी तरह से हटाकर उनकी जगह पर रिप्लेस किया जाएगा, किसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बजट से रिलेटेड। बजट को क्या क्या कहा गया, पीपल्स बजट कहा गया, या सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश बजट कहा गया, या ई बजट पहली बार पेश हुआ। इसके अलावा इस बजट को आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरी ऐप या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बजट क्यों कहा गया, पहली बार ग्रीन बजट पेश हुआ है ना, उसके बारे में भी हम लोग ग्रीन बजट के बारे में और भी जानकारी हम लोग आगे चलकर देखने वाले हैं। ये बजट पेश किसने किया है, तो सिंपल सी बात है किसने पेश किया है, जगदीश देवड़ा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि वित्त मंत्री हैं। चलिए बात करते हैं अगली चीज। यही सारी चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है हिंदी मीडियम के लोगों को। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश बजट कब पेश हुआ, 1 मार्च 2023 को। आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, जगदीश देवड़ा। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं टोटल एप्रोप्रिएशन कितना रखा गया। टोटल एप्रोप्रिएशन यानी विनियोग की राशि, इसका मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लें कि टोटल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। टोटल एप्रोप्रिएशन का मतलब यानी कि विनियोग की राशि का मतलब है कि गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्यपाल के सामने यानी विधानसभा में एक राशि प्रपोज्ड करती है, यानी एक एप्रोप्रिएशन राशि प्रपोज करती है, यानी कि उसको चाहिए कुछ पैसा। जैसे हम लोग बात करते हैं अपने घर की। हम लोग अपने घर में जब आप कभी मम्मी पापा से पैसे लेने जाते हैं, आप कभी अपने मम्मी पापा से पैसे लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको मम्मी पापा ने कोई काम दिया है तो आप कहेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको मार्केट से सब्जी लाने को कहा गया, तो आप कहेंगे कि हमें 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए। एटलीस्ट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए चाहिए आपको, सिंपल सी बात। तो आपने क्या किया, आपने मम्मी पापा यानी पेरेंट्स के सामने एक प्रपोजल रखा कि हमें चाहिए 100 रुपए चाहिए। तो ये आपने प्रपोजल रखा। वैसे ही सरकार यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने विधानसभा में एक प्रपोजल रखा कि हमें इतना पैसा चाहिए, तब हम जाकर बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। यानी कि बजट में जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन कहां से होगा, पैसों से होगा। तो इतना पैसा हमें चाहिए, उस राशि को आपको ध्यान रखना है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा और इस पूरे एग्जाम्पल को डिटेल में करूंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये जो पूरी राशि है वो कितनी है, 314025 करोड़ रुपीस। इतनी राशि किसने मांगी है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मांगी है कि हमें इतना पैसा चाहिए फाइनेंस 2023-24 में। इस राशि से हम लोग क्या करेंगे, बजट में जितनी भी स्कीम्स हैं या जितनी भी योजनाएं हैं उनका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कर सकेंगे। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला क्योंकि, अच्छा इसका रीजन आपको कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मांग क्यों रही है पैसा, इसका ये तो खुद भी ले सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार, कोई भी सरकार हो, ये विधानसभा में यानी लेजिस्लेचर में उसको डिमांड रखना पड़ता है। अब ये लोग कौन है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सीएम, ये लोग कौन है, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ना, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। इन्हें डायरेक्ट फंड नहीं मिल सकता है। इसकी डिमांड रखेंगे, एक पर्टिकुलर फंड की डिमांड रखेंगे, कहां, विधानसभा में वो जब पारित हो जाएगा तब जाकर उन्हें उतना पैसा मिलेगा। वही सिंपल सी बात, मैं आपको घर की कहानी बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना है ना। तो विनियोग की राशि, इतना अप्रोप्रिएशन डिमांड रखी गई कि हमें इतना पैसा चाहिए, तब हम जाकर सारी डिमांड पूरी कर सकते हैं या अपने राज्य की जनता को इन डिफरेंट स्कीम्स का फायदा दिलवा सकते हैं। तो इतनी राशि है, कितनी है, तो 3,14,025 करोड़ रुपए, यानी 314025। आपको एज इट इज डेटा याद रखना है, 025 आपको एज इट इज डेटा याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात क्या लिखी हुई है, विच इज 12% मोर देन द प्रीवियस ईयर एंड द टोटल नेट एक्सपेंडिचर इज
281,553.62 करोड़ रुपीस। सिंपल सी बात क्या है, जो कि पिछले साल से कितना ज्यादा है, तो 12% ज्यादा है, 12% ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अब ये वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा, इस पर हम लोग फिर से आएंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल कितना था, तो पिछले साल कितना था वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, आपका ये जो बजट है, पिछले साल जो भी बजट पेश किया गया होगा, यानी जितना अप्रोप्रिएशन डिमांड रखी गई होगी पूरे सेशन में, उसमें से आज का जो बजट प्रेजेंट किया गया वो कितना ज्यादा है, 12% ज्यादा है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपए, 100 रुपए पिछले साल, 100 रुपए 2022-23 में आपने डिमांड रखी थी। 2022-23 के बजट में आपने डिमांड रखी थी कि 100 रुपए मुझे चाहिए, लेकिन आज के टाइम पर आपने कितना मांगा है, 2023-24 में आपने मांग लिया है 112 रुपए, 112 रुपए, है ना। तो ये डिमांड आपने की है, तो यानी कि जो कि 12% ज्यादा है। सिंपल सी बात है आज के टाइम पर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक्सपेंडिचर के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में आगे बताने वाला हूं, आप परेशान मत होइए। चलिए बात करते हैं कुछ बजटरी टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म है जीडीपी। कई लोगों को जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। सबसे पहली बात, आप जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा जीएसडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी पूरे नेशन यानी राष्ट्र यानी कि हमारे पूरे भारत के लिए एक पैमाना है, वो क्या है, जीडीपी। इसके अलावा जीएसडीपी जो है वो किसके लिए, स्टेट के लिए, यानी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए जीएसडीपी में वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। चलिए बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी होता क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी इन अ स्पेसिफाइड ईयर। जीडीपी की ये डिफिनीशन है जो कि अपने आप में आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल में, अब हम लोग थोड़ा सा इसे तोड़ते हैं, तो एक पूरे स्पेसिफाइड ईयर, अब स्पेसिफाइड ईयर जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान क्या आना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, आपको यह ध्यान रखना आना चाहिए। तो एक स्पेसिफाइड ईयर में एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, अब वो टेरिटरी क्या हो सकती है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या हो सकता है, वो क्षेत्र आपका राज्य हो सकता है या फिर देश भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्षेत्र आपका राज्य या देश। अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तब वहां पर जीएसडीपी होगा, जीएसडीपी। जब हम देश की बात करेंगे तो वहां पर जीडीपी होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, जीडीपी क्या है, एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, है ना, उनकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, हम लोग फिर से देखते हैं। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना, टोटल वैल्यू को। चलिए बात करते हैं अब गुड्स की। तो गुड्स क्या है, मान लेते हैं कि आपने एक किटकैट, सारी लड़कियों की फेवरेट किटकैट और सारे लड़कों की फेवरेट 5 स्टार चॉकलेट है, मान लेते हैं ऐसा। तो गर्ल्स बॉयज, मान लेते हैं कि किटकैट और 5 स्टार का आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बता दिया कितना होता है, तो जैसे ही मैं ईयर बोलूं तो आपको वो ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं कि गर्ल्स ने 3 चॉकलेट बनाई है, 3 चॉकलेट बनाई, जबकि 5 स्टार कितनी बनाई, तो 4 चॉकलेट बनाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट बनाई। अगर किटकैट की बात करें तो ये मान लेते हैं कि ये 20 रुपए इसकी प्राइस है, और 5 स्टार की बात करें तो इसकी मान लेते हैं 10 रुपए प्राइस है। सिंपल सी बात है। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, ये है आपका राज्य, आप मध्य प्रदेश में बिलोंग कर रहे हो, मध्य प्रदेश में आपने किटकैट बनाई, बॉयज ने और गर्ल्स ने, 5 स्टार और गर्ल्स ने किटकैट बनाई, ठीक है। तो आपने 3 चॉकलेट बनाई, अगले ने 4 चॉकलेट बनाई, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी, टोटल 7 चॉकलेट बनी, टोटल 7 चॉकलेट बनी, है ना। अब 7 चॉकलेट का कितना पैसा आया, तो अगर हम लोग बात करें इनकी, तो यहां से गर्ल्स ने 60 रुपए कमाए और इन्होंने 40 रुपए कमाए। सिंपल सी बात है।
ठीक है, 40 रुपए कमाए तो इसकी जो टोटल वैल्यू है 7 प्रोडक्ट आए, इसके अलावा टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो 100 रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ दोनों मिलाकर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग काउंट करेंगे जीडीपी में। सिंपल सी बात, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स हमने बात कर ली, यानी जितने भी सामान एक पर्टिकुलर साल के अंदर आप प्रोड्यूस करते हो, है ना, उसकी टोटल वैल्यू क्या, उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज बिल्कुल सिंपल सी बात है, सर्विसेज के बारे में जैसे कि मैं आपको अभी जैसे पढ़ा रहा हूं, सिंपल सी बात, आप ये यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो, इसके अलावा आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगे तो वो क्या है, सर्विस। जैसे मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, सर्विस यानी कि सेवा, सेवा, है ना। और गुड्स मतलब कि यानी कि सामान, गुड्स मतलब सामान, तो सर्विस मतलब सेवा। जैसे हम लोग बात करें एक टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक सर्विस है, टीचिंग क्या है, एक सर्विस है। इसके अलावा लॉयर, लॉयर, है ना, मतलब आप वकील से जाकर कोई सुझाव लेते हो तो वो क्या करता है, वो ऐसा तो बोलता नहीं कि भाई हम आपको 1 किलो सुझाव दे रहे हैं, आधा किलो सुझाव दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मीजर तो आप कर नहीं सकते सर्विसेज को। तो सिंपल सी बात है, ये टीचिंग हो गई या लॉयर प्रैक्टिस हो गई, या फिर डॉक्टर की आप बात कर लो, डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या करता है, सर्विस देता है। सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्विसेज भी किसमें इंक्लूड होंगी, जीडीपी में इंक्लूड होंगी। तो ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पूरे साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट चीज की। चलिए बजट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें मैंने आपको बताया जीडीपी के बारे में, जीएसडीपी के बारे में। तो जीडीपी मैंने आपको बताया पूरे देश के लिए है, और जीएसडीपी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए है। हो सकता है मध्य प्रदेश का हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए हो, इस तरह डिफरेंट राज्य में जीएसडीपी काउंट होता है। ठीक है, चलिए कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली चीज क्या है, तो बजट में सबसे बड़ी चीज है, एक है रेवेन्यू। सबसे बड़ी चीज है क्या, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता क्या है, और रेवेन्यू के अलावा एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब है कि आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या है, कमाना। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, सरकार, यहां पर आप नहीं कमाओगे, ध्यान रखना है, यहां पर बात होगी गवर्नमेंट यानी सरकार के बारे में। यानी मध्य प्रदेश सरकार के बारे में मध्य प्रदेश सरकार कितना कमा रही है पैसा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग रेवेन्यू के माध्यम से देखेंगे। तो रेवेन्यू में क्या होगा, रेवेन्यू में आप कमाओगे। ठीक है, रेवेन्यू दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके अलावा दूसरा टाइप है कैपिटल रिसिप्ट। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट का और कैपिटल रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस वजह से आपको यहां पर बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और कोई एसेट रिड्यूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो पैसा आता है, वो पैसा जो सरकार को बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए। सिंपल सी बात, जो सरकार को बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए। जैसे कि हमने बात की टैक्स, टैक्स जब सरकार कलेक्ट करती है, टैक्स जब सरकार कलेक्ट करती है तो उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, है ना। सिंपल सी बात है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर आप खर्च करके पैसे कमा रहे हो तो वो किस पर आएगा, कैपिटल में। जबकि अगर आप बिना खर्च के आपने कुछ पैसा कमा लिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट का पैसा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पैसा। जैसे टैक्स का कलेक्शन, जैसे आप खुद टैक्स भरते होगे किसी न किसी फॉर्म में। इसके अलावा आप टोल टैक्स भरते होगे, कई सारी चीजें हैं। हालांकि टोल टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन अब टैक्स की बात करें तो होम टैक्स या फिर आपका जो सैलरी टैक्स आप भरते होगे उसके बारे में हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो टैक्स का जो पैसा जाता है। या फिर मैं आपको सबसे बड़ी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया, वो चीजें जैसे कि जब आप बाइक चालान कटवाते हो, है ना, बाइक का जब आपके चालान कटता है तो वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा जाता है सरकार के पास, सरकार की जेब में।
वो किसके अंतर्गत आएगा? रेवेन्यू रिसिट। आगे हम लोग एक टर्म देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू रिसिट से कितना सरकार कमाने वाली है, कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं आगे। आप परेशान मत होइए, आपको ए टू जेड समझ में आएगा। रेवेन्यू रिसिट क्या है? रेवेन्यू रिसिट का मतलब है सरकार कितना पैसा कमाएगी बिना कोई एक्सपेंडिचर किए, यानी बिना कोई खर्चा किए। सिंपल सी बात है। अब जब सरकार ऐसा पैसा कमाती है, यानी बिना कोई खर्च के पैसा कमाती है, तो वो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। यानी कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व। यानी वो इस चीज के लिए उत्तरदायित्व नहीं रखती किसी के लिए प्रति, यानी जनता के प्रति। इसके अलावा कोई एसेट रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा कैपिटल रिसिट की बात करें तो यहां पर लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट भी रिड्यूस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट क्या है? कैपिटल रिसिट, जैसे सरकार किसी से जब पैसा ले रही है तब भी क्या कर रही है? उसके पास उसकी जेब में पैसा आ रहा है। जैसे हमने रेवेन्यू रिसिट में बोला ना, रेवेन्यू रिसिट में टैक्स कलेक्ट करके पैसा आ गया, उसके पास पैसा आना चाहिए, यानी वो कमा रही है पैसा एक तरह से। वैसे ही कैपिटल रिसिट में क्या होगा? पैसा किसी से क्या लेगी? उधार लेगी, लोन लेगी। सरकार किसी न किसी से पैसा लोन लेती है। जब वो लोन लेती है तब क्या होगी? लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी कि उत्तरदायित्व हो जाएगा उसके पास उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी आ जाएगी। उसे वो पैसा रिटर्न भी करना है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो सरकार कहती है कि यहां पर हम लोन लेंगे, लोन लेकर अलग अलग जगह पर खर्चा करने वाले हैं। तो सरकार की जेब में तो पैसा आ रहा है। दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या? पहली चीज हो गई रेवेन्यू रिसिट, जहां पर सरकार टैक्स के माध्यम से पैसा कमा रही है। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल रिसिट क्या है? कैपिटल रिसिट जहां पर लोन लेकर पैसा कमा रही है। अल्टीमेटली पैसा आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार के पास। सिंपल सी बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। जैसे हमने बोला रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कमाना, यानी कि पैसा यहां पर आ रहा था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहां पर हम लोग देखेंगे खर्चा, यानी खर्चा भी दो प्रकार का होता है। सरकार का जो खर्च है वो दो प्रकार से होता है, यानी दो तरीकों से होता है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब सरकार कोई खर्चा करती है तो उसका कोई उसे रिटर्न वापस नहीं मिलता है ना। सिंपल सी बात। यानी कि यहां पर कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है या फिर कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। सिंपल सी बात। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी और एसेट भी क्रिएट होगा। मैं आपको दोनों को एक बार डिटेल में करके एग्जांपल के साथ बताता हूं। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा हिंदी वालों को राजस्व हिंदी में रेवेन्यू को बोला जाता है राजस्व। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश पर नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात, आपको टर्मिनोलॉजी अभी पता चल जाएगी, परेशान नहीं होना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने बोला कि सरकार ऐसे खर्चा करती है जहां पर कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती और ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है। एसेट क्रिएट होने का मतलब क्या? एसेट क्रिएट होने का मतलब कि अगर सरकार कोई खर्चा कर रही है तो उसका कुछ रिटर्न उसे मिले। तो ऐसा हम लोग बोलेंगे ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा किया, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, मतलब ऐसा खर्चा सरकार ने किया जिसका कोई उसे रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जैसे कि सैलरीज एग्जांपल क्या होगा? सैलरी। जैसे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सैलरीज की, तो जब गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज देती है तो उसका उसे कुछ रिटर्न वापस नहीं मिलता। इसीलिए सरकार चाहती है कम से कम खर्चा करना। किस पर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, यानी कि सैलरीज। अगर आप सैलरी की बात करो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी कम क्यों होती है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि अब वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाए। ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। वो चाहती है सरकार हमेशा चाहती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कम हो, यानी कि कम से कम लोगों को सैलरी ऑफर की जाए। इसीलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी कम होती है, या तो एक ही व्यक्ति कई डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि व्यक्ति से सारा काम निकलवा लेंगे, एक ही व्यक्ति से सारा काम निकलवा लेंगे। इस वजह से क्यों 10 एम्प्लॉइज को अलग से सैलरी देकर हम रिक्रूट करें, है ना। इस वजह से
ये सारी चीजें होती है, तो सरकार चाहती है कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो, कम हो। इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। चलिए बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, आप सभी को हिंदी में पता है पूंजी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, यानी ऐसा खर्चा करती है जिससे उसको उस खर्चा करने के बाद कुछ रिटर्न मिले। जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं कोई मशीनरी लाना या कोई मशीनरी खरीदना, या फिर आप कह सकते हो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, कोई टूरिज्म का प्लेस उसने स्टैब्लिश कर दिया। जैसे अभी करंट टाइम पे महाकाल लोक बना, आप सभी को पता है ये महाकाल लोक उज्जैन में स्थित है। तो वहां पर जो टूरिज्म हो गया ना वो बहुत बढ़ गया है ना। उससे क्या हो रहा है, वहां पर सरकार ने खर्च किया, वहां पे सरकार ने पैसा लगाया, जिससे टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको उसका रिटर्न मिल रहा है, यानी सरकार को उसका रिटर्न मिल रहा है। या फिर आप बोलो मशीनरी, सबसे अच्छा एग्जांपल है मशीनरी। जब सरकार कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी फैक्ट्री लगाती है ना, जहां से उसे कंटिन्यूअसली पैसा मिलता रहता है, मतलब एक बार उसने खर्चा कर दिया, बाद में उसे उसका रिटर्न मिलता रहता है, और हो सकता है वो 10 टाइम हो या 100 टाइम हो, इस पर हम लोग नहीं जानते। लेकिन सिंपल सी बात यह कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे खर्चे शामिल हो जहां एक बार सरकार इन्वेस्ट करती है उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली उसका रिटर्न मिलता रहता है। तो यहां पर ऐसे खर्चे सरकार करती है अगर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं। तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती सरकार की, कोई एसेट रिड्यूस नहीं होता, ये टैक्स के फॉर्म में सरकार को मिलता रहता है, यानी सरकार इससे कमाती रहती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, उसको पैसा मिलता रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट में हमने क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी भी क्रिएट हुई, एसेट भी रिड्यूस हुआ। जैसे लोन, जब सरकार किसी से लोन लेती है तो ये उसकी उत्तरदायित्व, यानी कि ये उसका उत्तरदायित्व हो जाता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस लोन को चुकाना है। पैसा तो आ गया लेकिन लोन हमें चुकाना है, ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने कहा कि यहां पर सरकार चाहती है कि यहां पर कम से कम हम एक्सपेंडिचर करें, है ना। इस वजह से मैंने बताया था आपको कि सैलरीज कम होती हैं। तो सैलरीज किस फॉर्मेट में आती हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। यहां पर लायबिलिटी रिड्यूस होती है और एसेट भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो दोनों चीजें नहीं होती। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार क्या चाहती है, एक बार इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, उसके बाद वो ऐसा सोचती है, सरकार ऐसा सोचती है कि इससे हमें दुगना मुनाफा होगा या डबल इनकम हो जाएगी, तो इस वजह से ये खर्चा सरकार करती है। अब आप खुद सोच कर देखिए इनमें से कौन सी चीजें सबसे अच्छी है। तो आप ये पाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार उसने मशीन लगाई, यानी सरकार ने मशीन कोई खरीद ली, उसके बाद उसको रिटर्न उसका मिलता रहेगा, है ना। चाहती है कि वो उससे ज्यादा ही पैसा बना सकेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा है। इसके अलावा सरकार के नजरिए से रेवेन्यू रिसिप्ट भी सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर उसे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और कोई एसेट रिड्यूस नहीं होता। इस वजह से, जैसे एग्जांपल हमने कहा टैक्स, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता, लिटरली सिंपल सी बात है, वो कंटिन्यूसली टैक्स यानी पैसा आता रहेगा, तो यहां से पैसा बन रहा है। हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट से भी पैसा वो बना रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी उसका पैसा बनने वाला है। तो कौन चाहेगा कि अपना लॉस करे, है ना। तो पैसा जहां से बनेगा वही वही अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा है सरकार के नजरिए से। कैपिटल रिसिप्ट इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि यहां पर लोन लेती है सरकार, है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मैंने आपको बताया सरकार अपना कम रखना चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कहां बताएंगे, या आपको पता चल गया है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन होइए और वहां पे आप अपनी समस्या रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2023 और 24। ये आंकड़े आपको एज इट इज याद रखने हैं, इतने इंपॉर्टेंट ये आंकड़े। एज इट इज प्रश्न पूछा जाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 2023-24 में के मध्य प्रदेश के बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, तो आपको बताना है 2,25,710 करोड़, है ना। 2,25,710 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिसिप्ट है। वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट कितना है, तो 55,950 करोड़। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था,
रेवेन्यू रिसिट आपको याद ही रखना है तो आप याद रखते हो टैक्स, यानी कि यहां पर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सरकार को पैसा आ रहा है तो कितना आने वाला है। तो मध्य प्रदेश सरकार की बजट में यह कहा गया कि इतना पैसा आने वाला है, कितना 2,25,710 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जबकि कैपिटल रिसिट हमारा क्या होने वाला है, कैपिटल रिसिट यानी लोन टेकन, तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि लोन के फॉर्म में कितना पैसा होने वाला है, तो इतना होने वाला है 55,950 करोड़। आप देख रहे हो ये कम है अमाउंट, लोन का अमाउंट कम रखना चाहती है सरकार, है ना, कम से कम लोन लेना चाहती है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टोटल रिसिट आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है, 2,81,610 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की जो बजट से यानी 2022-23 के बजट से कितना इंक्रीमेंट है, तो 13% का इंक्रीमेंट है। एज इट इज आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे फिगर आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बोलोगे कैसे याद होगा, तो ये याद होगा रिवीजन से। आप कहीं एक कॉपी में लिख लीजिए, एक बार दो बार, एक बार आप यही वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप पीपीटी पीडीएफ देखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर आप लिख भी लेते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है ना। तो वो सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करनी है इन्हीं चीजों को, तो आपको ये बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया 2,25,710 रेवेन्यू रिसिट है, कैपिटल है 55,950, जबकि टोटल रिसिट कितना होता है 2,81,610, जो कि 13% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल रिसिट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसिट को और कैपिटल रिसिट को दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हो क्या, टोटल रिसिट। नाउ बात करते हैं एक्सपेंडिचर वाले पार्ट की। एक्सपेंडिचर कितना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,25,297 करोड़। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वही खर्चा है जो कि आप सैलरीज के फॉर्म पे देते हो, सैलरीज के फॉर्म पे देते हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो सैलरीज के फॉर्म पर आप जो पैसा दे रहे हो यानी देने वाले हो आप आने वाले सत्र में, वो कितना है, 2,25,297। ना सिर्फ सैलरीज, अलग अलग चीजों में, जैसे भत्तों में दिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे पेंशन भी दे रही है सरकार, है ना, कुछ लोगों को पेंशन भी दी जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरीज में जाता है, कई अदर है, लेकिन हम याद रखने के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि सैलरीज के फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर, और यहां वो कम करना चाहती है लेकिन फिर भी उसे देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ेगा, 2,25,297 करोड़ रुपए। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वही जो मशीनरी, यानी एक बार आपने बनाया, एक बार आपने मशीनरी कोई खरीद ली, उसका आपको रिटर्न मिलता रहेगा, है ना, वही वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 56,256 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो कैसे आएगा, तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे जब, तब आपका आ जाएगा 2,81,554 करोड़ रुपए, जो कि 14% इंक्रीज है। अब दोनों बातों में अंतर कैसे, अगर हम लोग बात करें रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट में 13% का इंक्रीमेंट, जबकि एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर से एक्सपेंडिचर में 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये वाली बात आप एज इट इज याद रखेंगे। अगर आपको ये डेटा याद रखने में समस्या हो रही है तो आप 2 से 3 बार देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेटा याद हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का मतलब क्या है, आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2023-24 एस्टिमेटेड एज 4% ऑफ जीडीपी, है ना। जीडीपी का 4% यानी 4% कहां खर्च होने वाला है, कैपिटल आउटले होने वाला है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, एक्सपेंडिचर है वही मशीनरी वाला, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, मशीनरी वाला मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद देखो, मशीन बार बार रिपेयरिंग नहीं मांगती है ना, या आप एक बार एक मशीन ला दिए। अब मान लेते हैं कि आप आलू या चिप्स बनाने की एक मशीन लाए आप, ठीक है, तो आपको रोज रोज मशीन लाने तो जाना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। आप उससे कई सालों तक आप उससे चिप्स बनाते रहो, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगेगा और सिंपल सी बात है कि आप कमाते रहोगे। तो वैसा ही कुछ है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सिंपल सी बात। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर, आप परेशान नहीं हो। तो एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2023-24 कितना होने वाला है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का, स्टेट जीडीपी, यानी हमने बोला था ना जीएसडीपी हमने पढ़ा था, तो उसका कितना प्रतिशत होने वाला है, 4% होने वाला है। एज इट इज आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।
चलिए बात करते हैं, यही चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो ये क्या है? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसेट। ये क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसेट। तो परेशान नहीं होना, यही बजट से ये पूरी स्लाइड ली गई है। तो ये वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब डेफिसिट की, यानी घाटे की। कितना घाटा होने वाला है? अब घाटा क्यों जरूरी है? देखिए ऐसा होता है कि हर बार सरकार, ऐसा कभी नहीं होता कि सरप्लस में हो। मतलब हमेशा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम कोई भी घाटा ना हो। मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, सपोज मान लो आप कोई एक बिजनेस तैयार कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका बिजनेस हमेशा फ्रॉम फर्स्ट डे टू हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। अगर बिजनेस की बात करें, वैसे ही जब आप सरकार कोई खर्चा करती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार उसे प्रॉफिट ही होता रहे या सरप्लस ही होता रहे या पैसा बनता ही रहे। हो सकता है उसे कोई घाटा भी हो। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। क्या होता है? घाटा। यानी कि हो सकता है मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी खोली, ठीक है। उस कंपनी में आपने उस कंपनी में अगर हम लोग बात कर रहे थे किटकैट की, तो मान लेते हैं किटकैट नाम की कंपनी गर्ल्स ने खोली, जो कि ऑलरेडी हमने एग्जांपल ले लिया है एक बार। ठीक है, तो वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने 4 चॉकलेट बनाई, 20 रुपए में बेची, तो 80 रुपए कमाए। हो सकता है ये उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, यानी 80 रुपए उनका इस 80 रुपए में हो सकता है इनका 40 रुपए प्रॉफिट में आ रहा हो। लेकिन हो सकता है कि इसकी मार्केटिंग करनी पड़े, इतनी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़े कि आपका सारा पैसा मार्केटिंग में ही चला जाए। हो सकता है ऐसा। और सरकार भी मार्केटिंग करती है, अगर आपको पता हो तो सरकार भी मार्केटिंग करती है। जो आपको बैनर हुए मिलते हैं जगह जगह पर, हर जगह, तो वो क्या है? वो सारी चीजें मार्केटिंग ही तो है। अब आपने सुना होगा स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, है ना। कचड़ा वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये सारी चीजें क्या है? गाने बजाना क्यों जरूरी है? वैसे भी बोलकर भी तो कह सकते थे कि भाई आओ कचरा, या फिर सिंपल गाड़ी आ सकती थी। क्यों गाना बजा के करते हैं? जिससे जो लोग कचरा नहीं डाल रहे हैं वो भी गाने सुने और गाना सुनकर कचरा डाले। तो ये सब क्या है? ये सब है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? मार्केटिंग कर रही है, सिंपल सी बात। तो हो सकता है कि हर बार आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट के साथ साथ ना सिर्फ आपको प्रॉफिट हो, बल्कि हो सकता है कभी घाटा भी हो जाए, है ना। तो वो सरकार को भी हो सकता है। तो अगर बिजनेस में हो सकता है तो सरकार को भी घाटा हो सकता है, क्योंकि सरकार कई जगह, जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम पर वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस उनका बढ़ गया, है ना। मतलब उनका जो भी एस्टिमेट रहा होगा कि हम इतना ही खर्च करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जब कोविड आया तो कई अदर चीजों में उनका खर्च हुआ, जैसे ऑक्सीजन मंगाया उन्होंने, है ना, कई बेड उपलब्ध करवाए सरकार ने, तो एक्सपेंस बढ़ गया। इससे क्या होगा? घाटा होगा। तो इस वजह से घाटा होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हमने घाटा देख लिया, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू, तो राजस्व घाटा, हिंदी में क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। ये इसके बारे में हमने देख लिया। राजस्व घाटा कितना है? तो इस बार सरप्लस है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। ये है कि प्रीवियस ईयर यानी 2022-23 में घाटा 3,736 करोड़ रुपए का था घाटा, लेकिन इस बार हम सरप्लस में हैं। इस बार हम लोग सरप्लस में हैं। कितना? 413 करोड़ हमें मुनाफा हुआ है, मुनाफा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज इट इज प्रश्न यही बन जाता है कई बार। ठीक है, कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? तो रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिट से माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है? तब हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। एज इट इज प्रश्न यही आता है, इसके ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं, इस वजह से आपको यह ध्यान रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा और कमाई, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया रेवेन्यू तो सेम ही है, रेवेन्यू में तो कोई अंतर नहीं है। घाटा इज इक्वल टू खर्चा माइनस कमाई, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कितना रहा है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 2,25,297 करोड़ रुपए, ऑलरेडी हमने देख लिया। इसके
अलावा रेवेन्यू रिसिट कितना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 2,25,710 करोड़ रुपए। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 413 करोड़ रुपए। एज इट इज प्रश्न यही बनेगा कि इस बार का 2000 कह रही है सरकार, सरकार का कहना है, ध्यान रखना ये जो अभी हम लोग बजट एस्टिमेट पढ़ रहे हैं ना, ये आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ना तो पहले वाले के लिए है। ध्यान रखना है, आने वाले वर्ष के लिए। तो इनका कहना है हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो कितना होगा, 413 करोड़ रुपए होगा आने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि इतना इतना ये बचा पाएंगे, 413 करोड़ रुपए ये बचा पाएंगे, सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यानी राजकोषीय घाटा। आपने शब्द सुना होगा रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। जब हम बात करते हैं ना रेवेन्यू डेफिसिट में, तो रेवेन्यू डेफिसिट में जब हम लोग बात कर रहे थे तो सारी कमाई की बात कर रहे थे। क्या आपने देखा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग सारी चीजें कमाई की बात कर रहे थे, यानी हर एक चीजों को इंक्लूड कर लिया गया था। साथ ही साथ लोन को भी आपको क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन यहां पर फिस्कल डेफिसिट में लोन को ही हटाया जाएगा, यानी जितना भी आप कहीं और से उधार लेकर आओगे, यानी सरकार उधार लेकर आओगे, वो सारी चीजें हटाकर आपको रियल एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। अब आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, हो सकता है आपको नहीं आ रहा होगा, मैं सिंपल सी बात एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं। मान लेते हैं कि आप इंदौर शहर में रह रहे हो, यानी कि कहीं घर से दूर आप पढ़ाई करने गए। आप पढ़ाई करने गए तो आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपए दिए कि आप 10,000 रुपए आपका मंथली एक्सपेंस है, मान लेते हैं ऐसा, यानी कि आप एक महीने में 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो। अब मान लेते हैं कि किसी एक मंथ में, मतलब आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, लेकिन हो सकता है कि आप इंदौर में रह के चले गए कहीं घूमने, हो सकता है आप चले गए उज्जैन, हो सकता है आप चले गए मांडू का किला देखने, हो सकता है आप वाटर पार्क चले गए, कहीं भी घूमने, मूवी थिएटर कहीं भी आप घूमने चले गए। तो उस महीने में आपका खर्चा 15,000 रुपए हो गया। ठीक है, 15,000 रुपए हो गया। अब ये जो 15,000 रुपए आपका खर्चा हो गया है, वो क्या है, वो है आपका सरप्लस, यानी कि 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा गवा दिए हैं, 5,000 रुपए आपने आपके पेरेंट्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा। अब क्या होगा, अब पापा आपसे पूछेंगे, क्या आप, आपके पापा या आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे कहाँ हो गया खर्चा, हो सकता है आपको उसकी डांट पड़े। अब इस इस डांट की डर से आपने अपने किसी दोस्त से 5,000 रुपए उधार ले लिए। कितना ले लिया, उधार ले लिए। वही काम सरकार भी करेगी, है ना, उधार ले लिया। और उधार आपने क्या किया, उधार भी इंक्लूड कर दिया। उधार को 5,000 रुपए उधार लिया और कह दिया, पापा को बता दिया कि नहीं हमारा इस मंथ 10,000 ही खर्चा हुआ है, यानी कि 5,000 रुपए आज जो एक्स्ट्रा खर्च हुए थे वो ऑलरेडी आपने क्या कर दिए, अब बैंक अकाउंट में डलवा दिए उधार लेकर। तो उनको लगेगा, पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हमारे बेटे ने 10,000 खर्च किया है, लेकिन उनको ये तो नहीं पता ना कि 5,000 रुपए तो बाहर से मिला है, उसको उसके दोस्त ने दिया है। अब दोस्त ने जो उधार दिया है वो तो लौटाना भी पड़ेगा, यानी लोन जो है वो आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। जब हम बात कर रहे थे वहां पर सिंपल सी बात थी, वहां पर लोन भी शामिल था, वहां पर लोन वाला पैसा भी शामिल था। लेकिन ये एक्चुअल फिगर तो है नहीं। एक्चुअल फिगर क्यों नहीं, क्योंकि लोन अगर आप शामिल कर रहे हो, जैसे हमने यहां पर बोला, इस वाले केस में लोन अगर आप शामिल कर देते हो तो वो एक अच्छी वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि आपको वो जो 5,000 रुपए आपने डाल दिए हैं, आपको आज नहीं तो कल आपका दोस्त मांगेगा। सिंपल सी बात है, यानी 5,000 रुपए आपको तो देने ही पड़ेंगे, हो सकता है आपको उसका कुछ ब्याज भी देना पड़े, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो आप लोन की गणना आप अपने मेन अकाउंट में नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, उसके लिए क्या होगा, क्या जरूरी होगा कि उसके लिए आपका एक्चुअल फिगर आपको दिखाने के लिए, यानी एक्चुअल खर्चा दिखाने के लिए, कितना खर्च हो रहा है एक्चुअल दिखाने के लिए, या रियल आप कह सकते हैं, रियल दिखाने के लिए आपको जो लोन है ना, या फिर जो आपका उधार है उसे हटाना पड़ेगा। जब आप उधार हटा
दोगे, यानी उधार आपने वापस कर दिया या फिर लिया ही नहीं या फिर वापस कर दिया, तब आपका जो फिगर आएगा वही फिगर एक्चुअल होगा। ये वाली बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी बात थी। तो हमने देखा कि रेवेन्यू वाले में हम लोन भी ले रहे थे, लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट क्यों करते हैं, राजकोषीय घाटा कैलकुलेट क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन है कि यहां पर लोन को हटा दिया जाता है। जैसे ही आप लोन को हटा दोगे तो आपके रियल वैल्यू या रियल फिगर आपको दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो, दोनों की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी अब समझ में आ रही होगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर को आप जब माइनस कर देते हो, जब आप माइनस कर देते हो टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कमाई को, जब खर्चे में से जब खर्चे में से जब टोटल खर्चे में से टोटल इनकम यानी कमाई को आप घटा देते हो, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको फिस्कल डेफिसिट मिलता है। फिस्कल डेफिसिट मिलता है। यहां पर लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या लोन्स, यानी कि लोन को छोड़कर, क्योंकि हमने बोला कमाई वाले में यानी टोटल इनकम में हमने क्या देखा था? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड बस, थोड़ा सा हमने देखा था यहां पर, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल, जब हम लोग बात कर रहे थे रेवेन्यू यानी कमाई पर, कमाई तो यहां पर तो आपका लोन था, है ना? तो लोन को आपको हटाना है, तो लोन को हटाकर अब जो पैसा बनेगा, अब जो कैलकुलेशन होगी ना, वो होगी आपकी फिस्कल डेफिसिट वाली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर भी बता सकते हैं, तो मैं इसका वो डाउट आपका कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझसे जुड़िए, वहां सर मैं आपका डाउट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? तो जहां पर भी नहीं समझ में आए आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमने बोला लोन को हटाकर जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा वो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, ठीक है? तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एज इट इज फॉर्मूला यही पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो इकोनॉमी यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी में, उसमें एज इट इज ये प्रश्न आया हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट की गणना या कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों को ऐड करो, फिर माइनस किससे करना है? टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एक्सक्लूड करना है बोरोइंग या लोन्स को। लोन्स या बोरोइंग जितने भी आप उधार लिए हो किसी से, वो सारा हटाकर, है ना, अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है जो कि इकोनॉमिक सर्वे भी है इस बार का। क्या है? इन द ईयर 2023-24, अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, जैसे मैंने कुछ फिगर आपको पिछली बार बताए, फिस्कल डेफिसिट या फिर रेवेन्यू रिसेट या फिर कैपिटल रिसेट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे जो फिगर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे फिगर इसके इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ही यहां पर जो फिगर आपको दिए हैं एज इट इज मैं कह सकता हूं, किसी ना किसी एग्जाम, चाहे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी की बात कर लो आप, एमपी पटवारी की बात कर लो आप, है ना, हर जगह ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं किसकी। तो इन द ईयर 2023-24 द इंक्रीज ऑफ अबाउट 15% इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एज कंपेयर टू रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2022-23। तो हमने क्या बोला? यहां पर यह कहा गया है कि पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमने कवर कर ली है प्रीवियस वाले स्लाइड में। इसके अलावा अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट, अभी मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेशन कितना है। तो ये जीएसडीपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत होने वाला है फिस्कल डेफिसिट? तो 4.2% एज इट इज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है फिस्कल डेफिसिट कितना है। 4.02%। अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ी देर पहले, एक सेकंड, बिल्कुल मैं आपको याद दिलवा रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो हमने देखा था
यहां पर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेशन था वो 4% था एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेशन है वो जीडीपी से, जीएसडीपी से 4% है, जबकि फिस्कल डेफिसिट कितना है तो 4.02% है। आपको ध्यान रखना है 4.02% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी न्यूज है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें रेवेन्यू सरप्लस की, रेवेन्यू सरप्लस जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया 413 करोड़ रुपए का है ना, रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है, डेफिसिट नहीं होगा, रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है इस बार। सरकार का कहना है कि इस बार हम लोग घाटा नहीं करेंगे, रेवेन्यू घाटा नहीं करेंगे, इस बार हम लोग ज्यादा कमाने वाले हैं। कितना कमाएंगे? 413 करोड़ रुपए, लगभग 413 करोड़ रुपए लगभग हम लोग ज्यादा कमाने वाले हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है? तो रेवेन्यू सरप्लस है कितना? 413 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेटली, जो कि कितना परसेंट है? तो अगर जीएसडीपी से अगर कैलकुलेट करें तो जीएसडीपी का यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.03% है, 0.03% है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या? फिस्कल डेफिसिट आपको ध्यान रखना है। फिस्कल डेफिसिट कितना है? एस्टिमेशन 4.02%, किसका? जीएसडीपी का। जबकि 0.03% का हमने सरप्लस किया है। कितना है? अगर फिगर की बात करें तो 413 करोड़। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं तो बार बार मैं याद दिलवाने का रीजन क्या है? उसका रीजन है जिससे आपको याद हो जाए। चलिए बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो हमने बात की थी, ये रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट का ये फॉर्मूला है। लेकिन इस बार सरकार का कहना है कि हम लोग सरप्लस करेंगे, यानी घाटा नहीं करेंगे। इस बार सरकार का सीधा सा कहना है कि हम लोग इस बार घाटा नहीं करेंगे, यानी कि इस बार हमारा रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है। सरप्लस होने वाला है। कितना सरप्लस होने वाला है? वो है 413 करोड़ रुपए का, 413 करोड़ रुपए का। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं, सरप्लस होगा, सरप्लस होगा, है ना। मैंने ऑलरेडी बोल तो दिया था लेकिन इसको करेक्ट नहीं किया था, तो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। 413 करोड़ रुपए सरप्लस, जो कि जीएसडीपी का 0.03% है। पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली जितने बजट हुए हैं उनमें से ये बहुत सालों बाद ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इस बार सरप्लस होने वाला है, यानी पैसा हम लोग ज्यादा बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस बार हम ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं। कितना ज्यादा पैसा बनाएंगे? तो हम लोग कमाने वाले हैं, कितना कमाने वाले हैं? 413 करोड़ रुपए अप्रॉक्स, जो कि जीएसडीपी का 0.03% है। अगर हम लोग बात कर लें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो 4.02%, 4.02%। ये जीएसडीपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.02% है। इसलिए दोनों फिगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। जब गवर्नमेंट की अर्निंग यानी कि कमाई ज्यादा हो जाए टैक्स रेवेन्यू से, है ना, ठीक है, इस तब हम लोग बोलेंगे उसे रेवेन्यू सरप्लस। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कमाई ज्यादा है खर्चे से तो क्या होगा? रेवेन्यू सरप्लस होगा, है ना। मतलब आप ज्यादा कमाने वाले हो, किससे? टैक्स से। टैक्स मतलब आपको ज्यादा मिलने वाला है इस बार, सरकार का ये कहना है। चलो बात करते हैं वही सारी चीजें। 4.02% यही चीज आपको यहां पर दी गई है। तो 2023-24 में 4.02% होने वाला है। अगर बात करें प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का 3.75% था। तो अगर आपको दोनों फिगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी तो बेसिकली आप ध्यान रखें कि 4.02% होने वाला है। देखिए किस फाइनेंशियल ईयर में जो सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था, किस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था? तो किस फाइनेंशियल ईयर में है? तो 2020-21 में। 2020-21 में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था। लगभग कितना? 5.44%, है ना। ऐसा फिगर आपको कभी देखने को नहीं मिला है। अब एक बात और, ये जो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है, या जो भी सारे आंकड़े हैं क्रिएट किए जाते हैं, इनका जो बेस ईयर क्या होता है? तो बेस ईयर आपको ध्यान रखना है 2011-12। 2011-12, तो ये भी आप कहीं साइड में लिख लें। तो बेस ईयर क्या होता है? 2011-12। मैं थोड़ा सा इसका रीजन बताता हूं आपको, क्या है 2011-12 ही लेने की कहानी। मान लेते हैं हर बार आप वही किटकैट वाला एग्जांपल बढ़िया है। किटकैट गर्ल्स ने प्रोड्यूस की 5 किटकैट 10 रुपए की,
हम लोग बात करें 10 रुपए की तो टोटल 50 रुपए बने। अगर हम लोग बात करें 5 स्टार की, 5 स्टार की बात कर ले, बॉयज ने जो कि क्रिएट की बनाई, तो इन्होंने 6 बना ली। 5 रुपए की तो 6 पंचे 30 रुपए, 30 रुपए इन्होंने बनाए। अच्छा, बॉयज को लग रहा होगा कम कमा रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग एक रफ फिगर देख रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, इसके लिए दिल पर नहीं लेना है, ठीक है। तो किटकैट जो सबकी फेवरेट है, 5 स्टार सबकी फेवरेट है, चलो हम लोग वही देख रहे हैं। अब बात करते हैं किटकैट की। किटकैट क्या हो रहा है भाई, अगर मान लेते हैं जो गर्ल्स हैं ये 5 चॉकलेट बना रही हैं, 5 चॉकलेट बना रही हैं, इसके अलावा बॉयज 6 चॉकलेट बना, हो सकता है कि हर साल, अगर मान लेते हैं एक साल, मतलब आज के टाइम पर 2000 चल रहा है, 2022, 2022 में मान लेते हैं प्राइस यही था 10 रुपए, है ना, 10 रुपए प्राइस था एक का। 2023 में इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बोल दिया हम प्राइस रख देंगे 20 रुपए। 2024 में जब आएगा तो इन्होंने, क्वांटिटी सेम है, इसका प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस 30 रुपए हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये प्राइस पे खेल जाए, है ना, मतलब क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट की संख्या इन्होंने नहीं बढ़ाई, लेकिन इन्होंने रेट बढ़ा दिया, है ना। तो यही काम हो सकता है। हर तो हमारा जो जीएसडीपी है वो हाई आएगा, हाई आएगा हर बार। वो क्या होगा, सरकार बोलेगी कि अरे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में तो कोई नया प्रोडक्ट बन नहीं रहा है। अगर नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई नया, हर साल कुछ नया नहीं हो रहा है, तो वो गलत गणना हो जाएगी, गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना, अगर आपका प्रोडक्ट हर बार कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा है या ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, तो आप सोचो हर बार जो प्राइस है वो तो सेम होनी चाहिए, है ना, प्राइस सेम होनी चाहिए। यानी कि क्योंकि प्रोड्यूस आप एक ही चीज कर रहे हो या 5 ही चॉकलेट कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो वही होनी चाहिए। लेकिन आप हर बार प्राइस बढ़ा बढ़ाकर आप क्या कर दोगे, आप कह दोगे हमारा जीडीपी बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो हो सकता है कि जिस राज्य में महंगाई सबसे ज्यादा हो वहां की जीडीपी बहुत अच्छी हो, और जिस राज्य में महंगाई कम हो वहां की जीडीपी सबसे खराब। तो ये एक गलत बात हो गई ना, गलत बात हो गई, सिंपल सी बात। तो हम लोग, अगर सरकार बोलेगी कि हम सबका प्राइस बढ़ाते जाते हैं, हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जाते हैं, अगर प्राइस बढ़ाते रहेंगे तो जीडीपी हमारा बढ़ा आएगा, अरे वाह कितना बढ़िया हो रहा है, हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है। लेकिन एक्चुअल में तो ग्रोथ है ही नहीं। एक्चुअल में ग्रोथ इसलिए नहीं क्योंकि नया प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। अगर नया प्रोडक्ट बन नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं फिर, है ना। इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए इस वजह से एक बेस ईयर चुना जाता है 2011-12, जो कि चुना गया है। 2011-12 में जो भी प्राइस रही होगी इस किटकैट की यानी कोई प्रोडक्ट की, आप सिंपल सी बात करें तो वहां पर वही प्राइस, उसी प्राइस पर, मान लेते हैं 5 रुपए प्राइस रही होगी, तो उसी प्राइस पर ही अब गणना की जाएगी। जब तक आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपकी जीडीपी बढ़ेगी नहीं। इस वजह से बेस ईयर लिया जाता है, सिंपल सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं कुछ अदर अनाउंसमेंट किए गए मध्य प्रदेश बजट में, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बोला था ग्रीन बजट के बारे में अनाउंसमेंट की गई। ग्रीन बजट में क्या कहा, तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को, यानी कि 2023-24 का जो बजट पेश किया उसमें ग्रीन बजट कहा। उन्होंने कहा ये ग्रीन बजट है। क्यों कहा, उन्होंने कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति जारी की गई है, और 2023 अप्रैल 2023 से इसे लागू कर देगी सरकार। लगभग 1000 सरकारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा और नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। ना सिर्फ ये सरकारी वाहनों के साथ होगा बल्कि कॉमर्शियल वाहनों के साथ भी होगा, यानी कि जो हम और आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपके घर में 20 साल 25 साल पुरानी गाड़ी हो, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। उनकी जगह पर क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, इस वजह से उन्हें हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर आपसे कहा आ जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। सिंपल सी बात है ना। चलिए बात करते हैं अगली चीज, अंकुर अभियान। ऑलरेडी मैंने ये करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया है। अंकुर अभियान जो कि मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, इसके तहत 38 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 38 लाख से अधिक पौधे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनना है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने वाला देश, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का यह लक्ष्य है। इस वजह से अंकुर अभियान को चलाया गया है, जिसके तहत 38 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड भी मैंने आपको बताया था कि इंदौर नगर निगम ने जारी किया है। इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड
जारी कर 244 करोड़ रुपए जुटाए हैं, 244 करोड़ रुपए जुटाए हैं जिसका इस्तेमाल सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने में किया जाएगा, जो कि इससे जो सोलर प्लांट बनेगा उससे हर महीने 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो इसका उपयोग भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था करंट अफेयर्स के लेक्चर में, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड न्यूज थी। ग्रीन बॉन्ड मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने जारी किया था। चलिए बात करते हैं अगली चीज। सांची बनेगी मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी। ऑलरेडी मैंने ये आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर में कराया है, आप फिर से आपका रिवाइज हो रहा है। तो पहली सोलर सिटी, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी है सांची। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। यहां क्या होगा? तो यहां पर बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का निर्माण किया जाएगा और कई सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है ना। और 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं पर यहां पर काम चल रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो सांची है वो प्रदेश की पहली सोलर सिटी, यानी कि सारी चीजें यहां पर सोलर एनर्जी से संचालित की जाएंगी। इसके अलावा ओमकारेश्वर में, ये भी हमने करंट अफेयर में देखा था, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें करंट में डिस्कस कर ली है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित जो बांध है वहां पर 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको कराया है। 600 मेगावाट, ये अगस्त में जब हमने स्टार्ट की थी सीरीज, तो हो सकता है ये अगस्त के फर्स्ट लेक्चर में ही है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही हमने ये डिस्कस किया है कि 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में की जा रही है, जो कि किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की। तो तीर्थ स्थलों को नई पहचान देने का मिशन, जैसा कि आपने देखा महाकाल लोक का निर्माण, वैसे ही ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की सांस्कृतिक एकता न्यास, या आप जिसे बोलते हो स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, वो भी ओमकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। उसकी लागत क्या है? 350 करोड़ रुपए के दिए जाएंगे, ठीक है। वहां पर बन रहा है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां? ओमकारेश्वर खंडवा, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब वायुयान से यात्रा कराई जाएगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा संत रविदास स्मारक के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य है। महाकाल लोक परिसर के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य है। श्री देवी महालोक, राम राजा लोक और दिव्य वनवासी राम लोक को भी विकसित करने की योजना है। यानी दिव्य वनवासी राम लोक आपका चित्रकूट है, राम राजा लोक कहां स्थित है? आपका ओरछा है। तो ये वाली बात के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है टेम्पल के बारे में, वो आप कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली चीज की, कृषि क्षेत्र में विकास। कृषि क्षेत्र में भी विकास होने वाला है। कितना विकास होगा, कितना इन्वेस्टमेंट, वो सारी इन्वेस्टमेंट यहां पर लिखी गई है। तो सिंपल सी बात है, आप याद रख सकते हैं। इसमें से आपको, जैसा कि मैंने बताया था, मिलेट प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। सिंपल सी बात आपको कृषि क्षेत्र में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा किसानों का ऋण माफ करने के बारे में कहा है। 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट में यह कहा गया है कि सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कितना रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा? तो 3230 करोड़ रुपए सीएम राइज स्कूलों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह तय किया है कि करीब 5000 स्कूलों में टॉप करने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश में जितने स्कूल हैं वहां पर टॉप करने वाली छात्रा, यानी कि सिर्फ लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि लड़कों को मिलने वाला है ये, लड़के खुश मत होना, ठीक है। तो लड़कियों को ही मिलने वाली है स्कूटी। कौन सी स्कूटी मिलेगी? इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 277 करोड़ रुपए पीएम श्री योजना मौजूदा स्कूलों को आदर्श बनाने के लिए किया जाएगा। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे कॉलेज को विकसित करने के लिए नर्सिंग कॉलेज, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप पीपीटी से ऑलरेडी पढ़ लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसमें कुछ जानने जैसा नहीं है। जो जानने लायक है वो क्या है? सीएम राइज स्कूल, जो कि 3230 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा पीएम श्री योजना आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट कहां कहां की जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है, इनमें से आप सारी चीजें
पढ़ लीजिए, है ना। सारी चीजें आपके काम की नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, आपको सारी चीजें, सारे फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, और आप इतने फिगर्स याद भी नहीं रख पाएंगे जितना मैंने आपको बता दिया इसके पहले, वो आप याद रखिए। इसके अलावा और आप क्या याद रखेंगे, जहां पर हमने कर दिया है रेड हाईलाइट, है ना, तो रेड हाईलाइट हमने जहां पर कर दिया है उन फिगर्स को आप एक बार ध्यान रखिए। सिर्फ इतना सा आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा फिगर्स हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं कि मतलब हर एक को लाल से रंग दिया गया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। तो होली है तो इस वजह से सबको लाल से रंग नहीं दिया गया है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है, सिर्फ आप उन्हें ही ध्यान रखिए। अटल कृषि ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना के तहत क्या किया जाता है, तो अटल कृषि ज्योति योजना के तहत एक किसान को उनकी भूमि पर जो भी उनका पंप लगवाते हैं वहां पर कम बिजली, या फिर वहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से कम बिजली वसूली की जाएगी, ऐसी कुछ योजना है अटल कृषि योजना या अटल किसान ज्योति योजना, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये ऊर्जा में सरकार कहती है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट खुद ही करेंगे, है ना, वहां पे सब्सिडी देने की कुछ बात कही गई है, तो अटल कृषि ज्योति योजना उससे रिलेटेड है ना। इसके अलावा अटल गृह ज्योति योजना, वही 100 रुपए, 100 यूनिट तक के लिए 100 रुपए, है ना। अटल गृह ज्योति योजना यानी 100 यूनिट अगर आपका बिल आता है उसके लिए आपका 100 रुपए ही लगेगा, ऐसी कुछ योजना है अटल गृह ज्योति योजना। सीएम राइज स्कूल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी बात है। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट भी आप याद रखेंगे, तो ये 3 हो गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर लाडली बहना योजना बहुत हाईलाइटेड रही है, मुझे उम्मीद है कि अब तक में तो सारी बहनाएं, जितनी भी बहना होंगी मामाश्री की, सब लोग सजग हो गए होंगे कि हमें मिलने वाला है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के लेक्चर में कवर की है ऑलरेडी। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि 8000 करोड़ का फिगर रखा गया है, यानी 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त योजना है, इतनी जबरदस्त योजना है ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आप देखो कि यहां पर इस पूरे फिगर में जहां पर भी आपको दिख रहा है इसके नीचे या इसके बाद आप जो फिगर देखने वाले हो वहां पर आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाली है। लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर मामाश्री काफी डेडिकेटेड हैं, है ना, और वो देकर ही रहेंगे, अब नहीं मानेंगे, वो 1000 रुपए देकर रहेंगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का आता है सभी लोग 1000 रुपए लीजिए, ठीक है। तो 8000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक आप ऊपर भी देख सकते हो कितनी ज्यादा स्कीम से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। तो ये पूरा फिगर आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जिन पर हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान पर 4039 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ फिगर्स, या फिर एक और फिगर आप हाईलाइटेड कर लीजिए, वो है नेशनल हेल्थ मिशन पर, वो भी 4000 करोड़ के समथिंग है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। सारी स्लाइड में आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट दिख रही हैं, और ये ना सिर्फ आप एस्पिरेंट्स को पढ़ने की जरूरत है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश में ये सारी योजनाएं 1 साल में होने वाली है, इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आप सभी बड़ों को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कहीं पर डाउट हो या समस्या हो, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन हमारा अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है करंट अफेयर्स की, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आप एक अच्छा कमेंट या फीडबैक देना मत भूलिए। अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्रिस्टल एंड क्लियर है, तो आप कुछ अच्छा कमेंट हमें दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।